हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। तो एंजाइम्स है क्या? एक्चुअल में एंजाइम्स प्रोटीन के ही बने होते हैं। एंजाइम जब प्रोटीन के बने होते हैं, मोस्टली प्रोटीन के होते हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे कि एंजाइम्स राइबोजाइम। जो राइबोजाइम होता है वो एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि एंजाइम की तरह से बिहेव करता है। अगर एंजाइम को हम देखें तो प्रोटीन से बना है, तो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर भी रही होगी। फिर उसके बाद सीक्वेंस में देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड अटैच थे, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गई। फिर उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर भी बनी होगी। टर्सरी स्ट्रक्चर खुद ही मॉडिफाई होके फिर उसमें पॉकेट्स बनाएगी। तो अल्टीमेटली हम देख क्या रहे हैं कि बैकबोन जो है एंजाइम की, वो प्रोटीन चेन से बनी है, और वो प्रोटीन चेन खुद ही फोल्ड होके, क्रिस क्रॉस मैनर में फोल्ड होके, और एक पॉकेट बना रही है, एक जगह बना रही है जहां पे कि जो सबस्ट्रेट है वो आके अटैच हो जाएगा। वन सच पॉकेट इज एक्टिव साइट, उसको बोलते हैं हम एक्टिव साइट। जैसे ये एक एंजाइम था, और ये जो बनी इसमें जगह, ये जो जगह है ये कहलाएगी पॉकेट। पॉकेट या सर्विस सर्विसेज, मतलब एक जगह जहां पे कि वो सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा। अब एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, क्या करेगा? ये कैटलाइज द रिएक्शन एट हाई रेट। हाई रेट पे रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। अगर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को बढ़ा भी सकता है और रिएक्शन रेट को घटा भी सकता है। तो वहां पे हम कहेंगे कैटलिस्ट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर लिविंग वर्ड में देखें तो यहाँ पे जनरली एंजाइम ही कैटलिस्ट होता है, और वो कैटलिस्ट जनरली रिएक्शन को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बहुत तरह से डिफरेंट होता है। जैसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है, वो जो कंडीशंस होती हैं उस कंडीशंस में डैमेज नहीं होगा। जैसे कि हाई प्रेशर में भी वो काम करता है, जबकि एंजाइम डैमेज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे भी काम करेगा वो इनऑर्गेनिक वाला, जबकि ये डैमेज हो जाएगा। 40 से ऊपर ही जनरली काम नहीं किया करते हैं एंजाइम्स जो होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं वो 40 से ऊपर काम किया करते हैं। However, enzymes isolated from the organism who normally live under extremely high temperatures। अब एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे काम करे, वो एंजाइम कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है जो कि हाई टेम्परेचर पे रहता हो, जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, हॉट वेंट्स जिसको हम बोलते हैं, और सल्फर स्ट्रिंग। ऐसी जगह पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उससे आइसोलेट किया जाता है ऐसा एंजाइम जो कि हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सके। जैसा कि हम पढ़ते हैं एक टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है। और ये थर्मल एक्वाटिक्स कहाँ मिलेगा? हाइड्रोथर्मल वेंट्स में देखने को मिलता है, मतलब हॉट वेंट्स में देखने को मिलता है, जो कि 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करता है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट है, दस एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, जैसा कि थर्मस एक्वाटिकस अभी देखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में चेंजेस होते हैं। किस तरह से होते हैं? तो कोई भी केमिकल कंपाउंड हो उसमें दो तरह के चेंज हो सकते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे कि आइस को मेल्ट करके वाटर बना दो, वाटर से आइस बना दो, ये जो हुआ ये फिजिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज क्या होता है कि उसमें पूरे बॉन्ड जो होंगे, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, नए बॉन्ड बनेंगे। पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगी एक्चुअल में, जो कि केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो when bond broken and new bonds are formed during the transformation is called केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फेट बनाता है और वाटर रिमूव आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड जो था उसमें कुछ बॉन्ड बने हुए थे, सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ बॉन्ड थे, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के बॉन्ड टूटेंगे और बन गए क्या? सल्फेट। सल्फेट ग्रुप के बाद साथ बन गए, उसको बोलेंगे बेरियम सल्फेट। अब सल्फ्यूरिक एसिड था, इसके बॉन्ड टूटे और पानी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है रिएक्शन, ये केमिकल चेंज है। और जो आइस से वाटर, वाटर से आइस से वाटर से वेपर, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये है फिजिकल चेंजेस।
यहाँ पे केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन है क्या वो हमने समझा। अब ये जो रिएक्शन है ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। अब इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के साथ साथ सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू द ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। अब जैसे स्टार्च था, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो स्टार्च क्या है, पॉलीमर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। और स्टार्च को जब ब्रेक करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज में वो टूट जाएगा, तो वो एक क्या हो गई, वो एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो गई। जैसे ये इनऑर्गेनिक थी और स्टार्च से ग्लूकोज बनाना एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो गई। अब रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कि अगर हमें रेट निकालना है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम में, वो हो जाएगा रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम निकाल बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो। रेट ऑफ रिएक्शन को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं अगर इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो। डायरेक्शन से मतलब है कि जो प्रोडक्ट है सिर्फ वही बन रहा है और एक एक ही प्रोडक्ट जो बन रहा है उससे, तो डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो जाएगी। अब इसमें एक बात लिखी हुई है कि टेम्परेचर से चेंज हो सकता है। टेम्परेचर जो है एक फैक्टर है जो कि इसको प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। किस तरह से अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक लिखा है, a general rule of thumb is that rate doubles or decrease by half. Rate doubles or decrease by half for every 10 degree Celsius change in their direction. मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज किया जाए तो या तो रिएक्शन रेट हाफ हो जाएगा या फिर रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। ये जो चेंज है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं या इस फिनोमेना को हम बोलते हैं Q10 वैल्यू। तो Q10 वैल्यू क्या होती है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे या फिर हम कहें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पे रिएक्शन रेट या तो डबल हो जाएगा या फिर हाफ हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, Q10 वैल्यू। तो ये एंजाइम की Q10 वैल्यू होती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, रिएक्शन रेट घटा भी सकती है और रिएक्शन रेट बढ़ा भी सकती है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एंजाइम और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। कैटालाइज्ड रिएक्शन कैसी होती हैं, तो कैटालाइज्ड रिएक्शन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन से बहुत ज्यादा तेज होती हैं। रेट वास्टली हायर, बहुत ज्यादा तेज होगा। कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये रिएक्शन हम कहाँ पढ़ते हैं, ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर है उसमें ये रिएक्शन पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये कार्बोनिक एसिड को बनवा रहा है और साथ में इसको फर्दर ब्रेक कराने में भी ये रोल प्ले करता है। तो H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव ये बनवा देगा। अभी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसका रेट किस तरह से हम लगभग एस्टिमेट कर सकते हैं, तो ये जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये मिलकर कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। जनरली बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इसका जो रिएक्शन रेट होता है वो 200 मॉलिक्यूल बनाएगा कार्बोनिक एसिड के 1 घंटे में। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बना रहा है। वहीं पे अगर कार्बोनिक एसिड लगा देते, कार्बोनिक एनहाइड्राइड लगा देते हैं तो इसका जो रेट होगा वो 6 लाख मॉलिक्यूल 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड ये बनाएगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। पहले बिना एंजाइम के कितने बन रहे थे, 200 मॉलिक्यूल पर आवर बन रहे थे, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल। वहीं पे अब 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बना रहा है, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये एंजाइम बहुत बड़ा चेंज करता है। कितना, अगर इसके परसेंट वाइज निकालें तो कितना रेट एक्सेलरेट हो गया, तो लगभग 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन रेट एक्सेलरेट हो जाता है इस एंजाइम की मदद से। कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये डेटा जरूर याद रखना है कि बिना एंजाइम के कार्बोनिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो 200 बन रहे थे 1 घंटे में, जबकि 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे थे एवरी सेकेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देयर आर 1000 टाइप
ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अब बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाना। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बनेगा, ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है और ये 10 स्टेप प्रोसेस है। 10 स्टेप प्रोसेस है। अब ये जो रिएक्शन है ये हम कहाँ पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर हम कहें प्लांट रेस्पिरेशन में इसको पढ़ते हैं। तो ये जो है ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बना रहा है। इसमें बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में भी कई सारे एंजाइम काम करते हैं। लिंक रिएक्शन, ये सब रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा। ग्लाइकोलाइसिस देखने के बाद एट दिस स्टेज एडिशनल रिएक्शन गिव्स राइज टू अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, मतलब कि बहुत सारे एंड प्रोडक्ट बन सकता है। इन अवर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। जब एनारोबिक कंडीशन कब आती है? जब विगोरस एक्सरसाइज कर ली जाए और विगोरस एक्सरसाइज के टाइम पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी लगे, तो उस समय पे क्या करेगा? एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होती है और लैक्टिक एसिड बनाना शुरू करेगा। क्यों लैक्टिक एसिड बनाता है? क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी उसी से मिलेगी। जब ग्लूकोज टूटेगा तो उससे एनर्जी मिलेगी, इसलिए उसको पार्शियली डिग्रेड किया जाता है। और नॉर्मल कंडीशन जो होती है एरोबिक कंडीशन, उसमें पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड से क्या करेंगे? फिर पायरुविक एसिड जो है वही लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल, देन ईटीएस के द्वारा वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यीस्ट जो होती है, ईस्ट फर्मेंटेशन करती है और एथेनॉल बनाती है। यीस्ट जो है फर्मेंटेशन से एथेनॉल बनाएगी। अब ये हमने पढ़ा कि कौन कौन से किस तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। अब एंजाइम काम कैसे करते होंगे? तो एंजाइम का काम समझने के लिए यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट क्या होती है? वो जगह जहाँ पे आके सबस्ट्रेट जुड़ता है उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। जैसे कि ये क्या है? ये एक एक्टिव साइट है। अब ये एक्टिव साइट जो है पॉकेट जैसी स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट जुड़ेगा और सबस्ट्रेट जुड़ने के बाद, सबस्ट्रेट कौन है? जो मटेरियल आ रहा है जिसको ट्रांसफॉर्म होना है वो सबस्ट्रेट है। हेंस एंजाइम प्रोटीन एंजाइम्स दैट इज प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट दिखाई दे जाएगी। सबस्ट्रेट जुड़ेगा आके और सबस्ट्रेट को एस से रिप्रेजेंट करता है और प्रोडक्ट को पी से रिप्रेजेंट करता है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये हमें याद रखना है कि कैटालिस्ट जो होता है, कैटालिस्ट का किसी भी तरह से रिएक्शन में या फिर हम कहें प्रोडक्ट में, रिएक्शन में तो होगा पर प्रोडक्ट में कोई भी रोल या प्रोडक्ट में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। ये सिर्फ रिएक्शन रेट को अल्टर करता है, मतलब इंक्रीज करता है। प्रोडक्ट में किसी भी तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक्टिव साइट हम समझ ही गए, वो पॉकेट को एक्टिव साइट बोलते थे जहां पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव साइट हमने देख ली। एक्टिव साइट के साथ कौन बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पहले एक्टिव साइट थी, अब एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आगे जुड़ जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये आगे जब रिएक्शन होगी तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, देन एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फिनोमेना। अभी जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ट्रांजिएंट फिनोमेना मतलब ट्रांजिशन स्टेट लगभग, ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड विद द एंजाइम एक्टिव साइट, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। अब ये स्ट्रक्चर जो है ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह की कंडीशन, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम ब्रोमीन मान लेते हैं। इसके साथ हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ना है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा? इससे कार्बन था, तो एक बॉन्ड टूटता हुआ जा रहा है और एक बॉन्ड बनता हुआ जा रहा है। तो ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है। तो ये जो स्टेज दिख रही है ये ट्रांजिशन स्टेज है।
ये कौन सी है, ये ट्रांजिशन स्टेज। और फाइनली क्या होगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर सामने आएगी। तो ये जो है ये कहलाएगा, जो बीच में बनी ये ट्रांजिशन स्टेज है। तो इस तरह की स्टेज जो बनती है उसको हम ट्रांजिशन स्टेज बोला करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और क्या मिलेगा हमें इसमें, तो एक्टिव साइट हम देख लिया। एक्टिव साइट के बाद सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब ट्रांसफॉर्मेशन में होगा क्या, अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट जो होती है, अब मेनी मोर अल्टर्ड स्टेट स्ट्रक्चर बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट भी स्टेबल होगा, प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा, और इसके बीच में कई सारी अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट आई होंगी, और उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इन दिस स्टेटमेंट फैक्ट दैट all intermediate structural state are unstable। सबस्ट्रेट स्टेबल था, प्रोडक्ट स्टेबल है, इसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आई है जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो इस बात से हमें ये कंफर्म करना है कि जो इंटरमीडिएट होती हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट जो होती हैं वो सभी अनस्टेबल होती हैं, इसीलिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। अगर अनस्टेबल नहीं होती तो वह फर्दर रिएक्शन नहीं करती। मतलब अगर इंटरमीडिएट स्टेज जो थी वो अगर स्टेबल हो जाती तो उसमें एनर्जी नहीं होती और वो फर्दर रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि इंटरमीडिएट जो है वो आगे फर्दर रिएक्शन कर रही है, इसलिए वो अनस्टेबल है, इसीलिए वो कर पा रही है। स्टेबिलिटी समटाइम समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस। मतलब जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, जिसके पास कम एनर्जी होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, हम ऐसा बोल सकते हैं। विद रेस्पेक्ट टू कंपाउंड्स, विद रेस्पेक्ट टू कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, एनर्जी जो है स्टेबिलिटी के इनवर्स में होती है। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ समटाइम रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। वी लुक एट द पिक्टोरियली। अब ये ग्राफ जो दे रखा है इस ग्राफ को जरा समझते हैं। ये ग्राफ प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है अब तक। इस ग्राफ में यहाँ एक्स एक्सिस पे जो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन प्रोग्रेशन दिखाया गया है, और यहाँ में पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है। ये जो लेवल है ये सबस्ट्रेट लेवल है, ये जो है ये प्रोडक्ट लेवल है। अब जो सबस्ट्रेट लेवल और प्रोडक्ट लेवल है इसके बीच में एक स्टेज आ रही है जिसको पहले तो ये बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। अब ट्रांजिशन स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है कि वो स्टेट जिससे रिएक्शन रेट हल्का सा भी पीछे गया तो सबस्ट्रेट बन जाएगा, और रिएक्शन रेट हल्का सा भी आगे गया मतलब कि प्रोसेस आगे चली तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एकदम इंटरमीडिएट वाली स्टेज। जैसे एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और पहाड़ के एकदम टर्मिनल पे अगर पीछे शिफ्ट हुआ थोड़ा सा तो नीचे इधर वापस आ जाएगा, और थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ तो आगे चला जाएगा। तो ये जो स्टेज है बिल्कुल टर्मिनल वाली, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। अभी ट्रांजिशन स्टेज तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो जो एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेज तक पहुंचने के लिए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं सबस्ट्रेट को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट तक लेके आएंगे, और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसको एक्टिव करना मतलब ट्रांजिशन स्टेट तक लेके आना। तो इसको एक्टिवेट करने में या फिर हम कहें ट्रांजिशन स्टेट तक लेके आने में जितनी एनर्जी लगती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, कि अगर सोचो कि एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती तो ये एकदम प्लेन हो जाता, और जब ये प्लेन हो जाता तो रिएक्शन जो है कभी भी फॉरवर्ड चली जाती और कभी भी बैकवर्ड चली जाती, कोई भी इसमें लिमिटेशंस या फिर कोई भी हम इसमें अवरोध नहीं होता। तो रिएक्शन कभी भी रिवर्स और कभी भी फॉरवर्ड जा सकती थी। तो ये बहुत गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आने की संभावना थी। और हमने लिविंग स्टेट में पढ़ा ही था कि इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो इंसान की या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज एकदम ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि एनर्जी एकदम जीरो हो जाती है। तो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी, और इक्विलिब्रियम स्टेज अगर आ जाएगी तो एनर्जी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उसकी डेथ हो जाएगी।
यहाँ पे इक्विलिब्रियम ना आ जाए, आसानी से रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड ना हो जाए, उसमें कुछ एनर्जी लगे, इसलिए ये एक्टिवेशन एनर्जी लगाते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्यों यूज होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इसलिए यूज होती है कि रिएक्शन अपने आप से फॉरवर्ड और बैकवर्ड ना चली जाए, जब जरूरत हो सिर्फ जब ही पहुंचाया जाए उसको। तो अब अगर एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये जो एनर्जी लेवल है ये बिना एंजाइम के है, और ये जो एनर्जी लेवल दिख रहा है ये एंजाइम के साथ है। एंजाइम ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी, मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट में वो बहुत जल्दी पहुंचा दिया। अगर इसको मैं पहाड़ मानूं, अगर मैं इसको पहाड़ से कंपेयर करता हूं, तो अभी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कौन सी है? जो यहां से यहां तक पहुंचाने में जो एनर्जी लगेगी वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अभी बहुत ज्यादा लग रही है। अगर मैं पहाड़ का साइज छोटा कर दूंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। अगर मैं पहाड़ का साइज इतना कर दूं तो अब एक्टिवेशन एनर्जी बस इतनी सी लग रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या था? रिएक्शन को कराने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को अगर घटा दिया जाए तो रिएक्शन आसानी से हो सकती है और रिएक्शन रेट बढ़ सकता है। तो एंजाइम एक्चुअल में करता क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है उसको घटा देगा और रिएक्शन रेट को फास्ट कर देगा। तो यहां से हमने एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो देखा। अब ये जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। अब ये गिव्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होगा? जो भी एंजाइम है इस एनर्जी से कोई भी अल्टर या फिर इस चेंज ऑफ एनर्जी से कोई भी चेंजेस नहीं करता, इस एनर्जी डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं करेगा। यहाँ से हम एक चीज और समझ सकते हैं, क्या? कि अगर सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट कुछ एनर्जी लेवल पे है, मान लो E1 एनर्जी लेवल पे है, जो प्रोडक्ट है मान लो वो E2 एनर्जी लेवल पे है, तो E1 एनर्जी लेवल E2 एनर्जी लेवल से ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है हायर एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जा रही है, मतलब कि सबस्ट्रेट के पास हाई एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास लो एनर्जी है। मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। तो ये डायग्राम किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। मतलब सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ज्यादा है प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल से, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, मतलब कि एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता कि सबस्ट्रेट यहाँ है और प्रोडक्ट का लेवल यहाँ होता, तो मतलब इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो इसमें एनर्जी लेवल डिफरेंस है, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा है और सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल कम है, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए उसको एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जब एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो इसको मैं बोल दूंगा कि एनर्जी रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसको कराने के लिए एनर्जी लग रही है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी लग रही है, तो उसको हम बोल देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। कब? जब प्रोडक्ट यहाँ की जगह यहाँ हो जाए तब। तो ये हमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पता चला कि अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक, और सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम है तो वो हो जाएगी एंडोथर्मिक, क्योंकि उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट एनर्जी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये समझा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं आगे क्या क्या है इसमें। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कैसे होगी वो हमने समझ लिया, एक्टिवेशन एनर्जी हमने समझ लिया। नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के नेचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कौन कौन मिलेगा? एंजाइम प्लस सब्सटेंस, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जो स्टेप है ये रिवर्सेबल होता है, ये वापस भी अलग हो सकता है। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ कि सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को ब्रेक करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और वो बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स।
और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम सेपरेट हो गया, प्रोडक्ट अलग बन गया। तो ये जो चेंजेस हुए प्रोडक्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बनाने में, इसमें सिर्फ एंजाइम ने रिएक्शन को कराया है, प्रोडक्ट में किसी भी तरह से एंजाइम का कोई रोल नहीं है। इसको हमें याद रखना है। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, ये हमें याद रखना है। शॉर्ट लिव्ड, तो शॉर्ट लिव्ड होगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या होगा इसमें। द कैटालिटिक साइकिल, फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट, पहले सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, फिट हो जाएगा उस एक्टिव साइट में। उसके बाद क्या होगा, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। मतलब पहले क्या हुआ, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आया, फिर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ गया, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ने के बाद एंजाइम अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करेगा, जिससे कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम में जाके एकदम टाइटली फिट हो जाए। अब टाइटली फिट हो जाएगा तभी तो वो रिएक्शन करा पाएगा। फिर क्या होगा, एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, वो क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। अब वो क्या करेगा कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स जहां बने हुआ वहां पे जाके एक्ट करेगा और उसके बॉन्ड्स को तोड़ेगा और नए बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें कई सारी हम हाइपोथेसिस भी पढ़ते हैं, जैसे कि इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस होती है। अब इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक एक्टिव साइट है, वहां पे ये इसके रिएक्शन वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इसके बॉन्ड कहाँ कहाँ है वो सब है। अगर सेम एंजाइम होगा तो सेम साइट पे चले जाएंगे और ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और नए बॉन्ड यहाँ पे बनवा देता है। तो नए बॉन्ड बन जाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एंजाइम जो है प्रोडक्ट बना देगा। द फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल, अब जो एंजाइम फ्री हो जाएगा वो दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए रेडी है और साइकिल फिर से चालू हो जाएगी। इसको ये जो प्रोसेस थी, ये जो स्टेप्स थे, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन एंजाइमेटिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, या फिर हम कहें ये जो स्टेप्स थे ये एंजाइम की प्रोसेस थी कि एंजाइम किस तरह से काम किया करता है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम्स, एंजाइम्स को कौन कौन से किस तरह से फैक्टर अफेक्ट किया करते हैं, तो वो हम देखेंगे। एक तो टेम्परेचर हो गया, एक पीएच हो गया। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं जो एंजाइम होता है वो जनरली किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होता है। और जो प्रोटीन होती है वो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक जाती है। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सेकेंडरी और टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती है और उसी में पॉकेट्स बनते हैं और एंजाइम फिर अच्छे से काम कर पाता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो जो एंजाइम था वो प्रोटीन जिससे एंजाइम बना है वो प्रोटीन डेनेचर हो जाएगी, और वो प्रोटीन डेनेचर हो जाएगी तो एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर मान लो ये जो है, ये टेम्परेचर के लिए बेल शेप दे रखा है, ये एक ऑप्टिमम रेंज है। ये जो है यहाँ पे एंजाइम बहुत अच्छे से काम करता है, इसको हम ऑप्टिमम रेंज बोलते हैं। और ये जो है ये पीक ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है, वो टेम्परेचर जहाँ पे बहुत अच्छे से एंजाइम काम करता है। अब अगर इस टेम्परेचर से लो अगर टेम्परेचर कर देते हैं तो एंजाइम जो होते हैं उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है। कन्फर्मेशनल चेंज मतलब कि अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करेगा तभी रिएक्शन को आगे बढ़ा पाता है। तो एंजाइम अगर टेम्परेचर लो कर दिया जाए तो ये फ्रीज हो जाएगा, और जब ये फ्रीज हो जाएगा तो फ्रीज होने के बाद रिएक्शन नहीं करा पाएगा, तो नो रिएक्शन, रिएक्शन रेट एकदम से घट जाएगा। तो जो रिएक्शन रेट है वो घटा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन रेट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़, अब एक समय ऐसा आएगा कि वो उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन रेट एक साथ ड्रॉप हो जाएगा। रीजन क्या है कि जो टेम्परेचर बढ़ाया था, टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की स्ट्रक्चर डैमेज हो गई, एंजाइम की स्ट्रक्चर डैमेज होने से रिएक्शन रेट एकदम ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो है ये ऑप्टिमम रेंज है। अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो टेम्परेरली इनएक्टिव होता है एंजाइम, रिएक्शन वो टेम्परेचर घटाने पे टेम्परेरली इनएक्टिव होता है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पे परमानेंटली डैमेज हो जाता है। परमानेंटली डैमेज और परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो एंजाइम।
यहाँ पे हमने समझा कि टेम्परेचर घटाएंगे तो इनएक्टिव तो होगा लेकिन परमानेंटली नहीं होगा। टेम्परेचर नॉर्मलाइज करने पे वो फिर से काम करना शुरू कर देगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएगा या फिर हम कहें परमानेंटली डैमेज हो जाएगी उसकी स्ट्रक्चर। सेम कंडीशन पीएच पे, कि कई सारे एंजाइम लो पीएच पे काम करते हैं, कई सारे एंजाइम हाई पीएच पे काम कर सकते हैं। अगर पीएच चेंज करेंगे तो पीएच चेंज करने से, पीएच चेंज कैसे होता है? पीएच चेंज होता है जैसे कि हाइड्रोजन, अब इस पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन बढ़ गए तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बढ़ गया, मतलब कि पीएच कम हो जाएगा। पीएच कम हो जाएगा तो एसिडिटी बढ़ती है। और कई सारे एसिडिक कंडीशन जो है केमिकल रिएक्शन कराती है। तो जो एंजाइम भी क्या था, एंजाइम भी तो प्रोटीन से ही बना था। तो प्रोटीन जो है वो हाई पीएच पे या लो पीएच पे अपने स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, जिस वजह से जो जो रिक्वायर्ड है उससे अगर पीएच कम जाएगा तो रिएक्शन रेट घट जाएगा, रिक्वायर्ड से ज्यादा जाएगा तो पीएच रेट घट जा पी जो रिएक्शन रेट है वो घट जाएगा। एक इसका भी बेल शेप कर्व आ जाता है। अब एक होता है वी मैक्स और वी मैक्स बाई टू। वी मैक्स बाई टू जो है उसको केएम वैल्यू बोल देते हैं, हाफ ऑफ इसको वी मैक्स। और केएम, केएम का मतलब होता है माइकलिस कांस्टेंट। माइकलिस कांस्टेंट केएम बोलते हैं। वो रिएक्शन रेट जो कि मैक्सिमम हो, उससे ज्यादा रिएक्शन हो ही नहीं सकती, उससे ज्यादा तेज, वो हो जाएगा वी मैक्स। और जब रिएक्शन रेट मैक्सिमम है उसका जस्ट हाफ रिएक्शन रेट जो होता है वी मैक्स बाई टू। और जिस सबस्ट्रेट लेवल पे, पहले तो वी मैक्स क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, या फिर हम कहें वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो कि मैक्सिमम है, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकती वेलोसिटी रिएक्शन की, वो होती है वी मैक्स। और वो रेट जो कि वी मैक्स का जस्ट हाफ हो उसको हम वी मैक्स बाई टू बोलते हैं। वो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहां पे हाफ ऑफ वी मैक्स आ जाता है उसको हम बोलते हैं केएम वैल्यू। तो केएम वैल्यू क्या है? केएम वैल्यू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। केएम वैल्यू क्या है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जब हाफ ऑफ वी मैक्स आ जाता है उसको हम बोलते हैं केएम वैल्यू। मतलब कि जैसे 10 प्रोडक्ट बनाने हैं, 10 प्रोडक्ट मैक्सिमम बन सकते हैं, तो ये वी मैक्स हो गया। अब 5 प्रोडक्ट जब बनना शुरू हो जाए, जब 5 प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे तो उसको हम वी मैक्स बोलते हैं, वी मैक्स का हाफ बोलते हैं। और जब 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उस समय जो सबस्ट्रेट हम डाल रहे थे उसका कितना अमाउंट है? नॉर्मली 10 बनते हैं, जब 5 बनने लगे उस समय पे सबस्ट्रेट का क्या कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन केएम वैल्यू कहलाता है। तो हमने समझा कि वीमैक्स का हाफ जब हो जाएगा उस समय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो होगी उसको हम केएम वैल्यू या माइकलिस कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये वीमैक्स को और केएम वैल्यू को और हाफ ऑफ वीमैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन एक पीक पे आने के बाद वेलोसिटी स्टेबल हो जाती है, उससे ज्यादा जो रिएक्शन रेट है वो नहीं बढ़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैसे काम करता है तो इसको भी हम देखते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे वी मैक्स इंक्रीज होता है। जैसे कि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो वी मैक्स जो है ये जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ रहा है, रिएक्शन रेट बढ़ रहा है, लेकिन वी मैक्स पे पहुंचने के बाद फिर ये इंक्रीज नहीं होगा। मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन रेट बढ़ रहा है, लेकिन एक पीक पे जाने के बाद रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, चाहे उसके बाद कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लिया जाए, उसको हम बोलते हैं वी मैक्स। तो अब क्या होगा? द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच चुकी है, उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन फिर कितनी भी बढ़ा लो कोई रिएक्शन नहीं होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अपने पास एक बाल्टी है, एक दूसरी बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये खाली है। अब हम एक बार, अब हमारे पास 10 गिलास, 10 गिलास है, तो हम एक बार में 10 गिलास पानी इसमें डाल सकते हैं। हम एक गिलास पानी भी डाल सकते हैं, एक बार में दो भी डाल सकते हैं, एक बार में 3 गिलास भी डाल सकते हैं, एक बार में 4 गिलास भी डाल सकते हैं। मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं? एक बार में 10 गिलास पानी डाल सकते हैं। तो 10 गिलास से ज्यादा एक बार में पानी नहीं डाल सकते। तो अब हम उसके बाद पानी कितना भी बढ़ा लें,
तो इस गिलास से ज्यादा पानी एक बार में नहीं डाल सकते। तो ये क्या हो गया, एक रिएक्शन रेट निर्धारित हो गया कि यहाँ पे इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, वो वी मैक्स हो जाएगा, वो यहाँ पे वी मैक्स कहलाएगा। तो वी मैक्स क्या है हमने समझा। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर, जो एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं वो नंबर में कम होते हैं सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के कंपेयर में। तो सबस्ट्रेट बढ़ा देने से एंजाइम तो उतने ही रहेंगे, तो एंजाइम उतने ही रहेंगे, तो एंजाइम जो है सारे की जब काम करना शुरू कर देंगे, उससे ज्यादा एंजाइम है नहीं, तो सबस्ट्रेट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एंजाइम ही पूरे कंप्लीटली काम कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा रिएक्शन रेट नहीं बढ़ सकता। अब क्या होगा, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। अब जो एंजाइम एक्टिविटी है, कुछ केमिकल्स की प्रेजेंस में भी वो इफेक्ट अफेक्ट होती है। कैसे, जैसे कि हम इनहिबिशन जानते हैं या इनहिबिटर्स की बात करते हैं, तो इनहिबिटर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, एक और होता है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल में हम जो एनसीईआरटी में वो देखते हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा, जैसे कि एंजाइम है, अब इस एंजाइम में जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कुछ इस प्रकार का है, ये सबस्ट्रेट है, वहीं पर रिएक्ट जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर जो कि प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, मतलब रोकेगा, वो इनहिबिटर है। तो ये इनहिबिटर है। अगर हम देखें तो ये जो शेप है, ये दोनों की सेम है, यहाँ पे जाके दोनों अटैच हो सकते हैं। जब यहाँ पे जाके दोनों अटैच हो सकते हैं, तो जो पहले जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो अटैच होगा। अगर सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ गया तो सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा, और इनहिबिटर का अमाउंट बढ़ गया तो इनहिबिटर अटैच हो जाएगा। ध्यान रखना, कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये रिवर्सेबल होता है, इनहिबिटर जो होता है वो रिवर्सेबल होता है। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, अगर इनहिबिटर ज्यादा होगा तो इनहिबिटर अटैच हो जाएगा, और सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अटैच कौन होगा। तो हमें तो रिएक्शन करानी है, तो रिएक्शन कराने के लिए सबस्ट्रेट को अटैच करना पड़ेगा। सबस्ट्रेट को अटैच करने के लिए हमें सबस्ट्रेट को ज्यादा रखना पड़ेगा इनहिबिटर से। तो अगर इनहिबिटर है, कौन सा, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, और कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना रिएक्शन रेट बढ़ता है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना रिएक्शन रेट बढ़ेगा। ये किसमें हो गया, कम्पिटिटिव इनहिबिशन में। जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ, व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल टू द मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की तरह एकदम दिखाई दे रहा है वो, तो इसको वो क्या करेगा, फिर कम्पिटिटिव इनहिबिशन करेगा। कम्पिटिटिव इनहिबिशन जब करेगा तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर कम्पीट्स, इनहिबिटर compete with the substrate for सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम की सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे अटैच होने के लिए इनहिबिटर भी कॉम्पीट करेगा उससे, और कॉम्पीट करने के बाद कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, अब सबस्ट्रेट जो है बाइंड नहीं हो पाएगा। एज ए रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन, जिस वजह से अगर इनहिबिटर जाके बाइंड हो जाएगा और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा, तो एंजाइम जो एंजाइम एक्शन है, या फिर हम कहें जो रिएक्शन रेट है, वो डिक्लाइन हो जाएगा। और डिक्लाइन हो जाएगा तो इनहिबिशन, अब एग्जांपल इसमें दे रखा है, जैसे कि इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज तो क्या है, एंजाइम है, बाय मेलोनेट which closely resemble with the substrate succinate। मतलब एंजाइम कौन है, यहाँ पे एंजाइम दे रखा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम कौन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनिक एसिड। सबस्ट्रेट कौन है यहाँ पे, सक्सिनिक एसिड, मतलब सक्सिनेट। तो सक्सिनेट को भी सक्सिनिक एसिड बोल सकते हैं। तो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट हमारा
सक्सेनिक एसिड। उसके बाद जो मेलोनेट है वो इनहिबिटर है। इनहिबिटर कौन है? मेलोनेट। तो जो मेलोनेट है वो इनहिबिटर है। अब होगा क्या कि सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट और मेलोनेट दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर है। तो यहाँ पे रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए मुझे सक्सिनेट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी रिएक्शन रेट बढ़ेगा, क्योंकि इनहिबिटर अगर बाइंड हो गया तो यहाँ पे रिएक्शन रेट डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कम्पिटेटिव इनहिबिशन। अब यहाँ पे इनहिबिशन हमने समझा। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या है कि उसके काम के हिसाब से उसका जो नाम रख दिया जाता है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं एंजाइम का नाम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज ऐसा एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन भी कराए और रिडक्शन भी कराए, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। एक का ऑक्सीडेशन कराएगा और दूसरे का रिडक्शन कराएगा। जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि हाइड्रोजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा उसका एंजाइम का नाम हो जाएगा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब इसमें जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, वो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोजन रिमूव करा रहा है। जब हाइड्रोजन रिमूव करा रहा है तो एक कंपोनेंट से रिमूव कराएगा, दूसरे में जोड़ देगा। तो एक जिससे हटाया हाइड्रोजन को उसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। जिसमें ऐड किया उसका हो गया रिडक्शन। तो ये अकेला एंजाइम डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडेशन भी करा रहा है एक का, और दूसरे का वहीं पर रिडक्शन भी करा रहा है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड दूसरा जो भी दो सबस्ट्रेट है उसमें एक्सचेंज कराएगा। मतलब इधर से हाइड्रोजन को इधर दे दिया या फिर इधर से इधर दे दिया, तो जिसका हाइड्रोजन दिया उसका ऑक्सीडेशन और जिसको दिया उसका रिडक्शन। ट्रांसफरेज क्या करता है? जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर कर देता है। कोई सा भी ग्रुप जो होता है उसको ट्रांसफर करने का जो काम करता है वो ट्रांसफरेज एंजाइम करता है। अदर देन हाइड्रोजन, ध्यान रखना है हाइड्रोजन से अलग वो ग्रुप होना चाहिए, तो वो ट्रांसफरेज एंजाइम करेगा। हाइड्रोलेज की अगर हम बात करें, हाइड्रोलेज क्या करेगा? जो कि ये ब्रेक करता है बॉन्ड को। एंजाइम कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? वाटर था, वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक कर देना। जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक किया जा सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड को वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक किया जा सकता है। तो हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हुए बॉन्ड को तोड़ देते हैं। जैसे कि ईस्टर बॉन्ड, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हेलाइड बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बॉन्ड, इन सबको तोड़ने वाला जो एंजाइम है हाइड्रोलेज, किसकी प्रेजेंस में? पानी की प्रेजेंस में तोड़ेगा। लाइसेज एंजाइम क्या करेगा? लाइसेज एंजाइम ब्रेक करता है और बॉन्ड को ब्रेक करेगा, साथ में ग्रुप को रिमूव कर देता है। सबस्ट्रेट मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अलावा मतलब बिना पानी के जो ब्रेक करता है, बिना पानी के जो ब्रेक करता है वो लाइसेज एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइजिंग लिविंग डबल बॉन्ड, और जो कि वहां पे डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे कि ये जुड़े हुए थे एक्स वाई कार्बन कार्बन से, तो इन दोनों को हटा देगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना देगा, जो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा? जो कि एक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम पढ़ते थे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किस में पढ़ते थे? ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या फिर हम आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा, आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने में आइसोमरेज एंजाइम का यहाँ पे काम होता है, जो कि जियोमेट्रिक चेंज कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बना सकता है। तो ये इंटर कन्वर्जन में हेल्प करता है। लाइगेज, लाइगेज क्या करेगा? जोड़ने का काम करता है। मॉलिक्यूलर ग्लू भी इसको बोला जाता है, बॉन्ड बनाएगा। कार्बन है, ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, ये सब इस तरह के बॉन्ड जो है दो कंपाउंड को जोड़ने के काम में आता है। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर क्या होता है? तो अगर
कोफैक्टर को समझें तो कोफैक्टर 3 तरह के होते हैं एक्चुअल में, एक बार देख लेते हैं। कोफैक्टर्स, अभी जो कोफैक्टर्स हैं ये 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम, तीसरा मेटल आयन। अब ये कब काम आते हैं, कौन है ये कोफैक्टर, तो थोड़ा सा इसको अगर समझें तो एंजाइम जो है 2 तरह के हैं, एक होता है सिंपल एंजाइम, एक होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। जो सिंपल एंजाइम होता है वो कंप्लीटली प्रोटीन का बना होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए किसी और कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो ये ऑटो एक्टिव होता है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो होते हैं वो मेन कंपोनेंट इनका प्रोटीन का ही होता है, लेकिन इनको एक्टिवेट करने के लिए अलग से एक्टिवेटर की जरूरत होती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम हो जाएगा। जैसे कि डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम हो गया, उसको जिंक की जरूरत पड़ेगी। तो अब इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स है जिसको कुछ अदर कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है फॉर देयर एक्टिवेशन, तो वो ऑटो एक्टिव नहीं होते, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। अब वो जो अदर कंपोनेंट है जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। मतलब एक होता है होलो एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम को ही अगर समझें, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में होलो एंजाइम, एक होता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में क्या होगा, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। तो होलो एंजाइम कौन है, जो होलो एंजाइम है वो एक्चुअल में कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात कर रहा है। अब होलो एंजाइम में एपो एंजाइम कौन है, प्रोटीन कंपोनेंट, प्रोटीन कंपोनेंट जो कि मेन एंजाइम है। अब इसके साथ एक कोफैक्टर कौन है, ये जो 3 हम पढ़ रहे हैं ये कोफैक्टर है। इनमें से डिपेंड करेगा कौन सा एंजाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इसमें से कोफैक्टर अटैच होगा वो उसको एक्टिवेट करेगा। तो होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। तो ये पीवाईक्यू है, ये भी याद रखना। तो होलो एंजाइम एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच होगा तब ये कंप्लीट एंजाइम कहलाता है, जिसको हम होलो एंजाइम बोलते हैं। अब हम कोफैक्टर को समझते हैं। कोफैक्टर क्या क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है पहले तो, और साथ में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और साथ में टाइटली बाउंड होता है सबस्ट्रेट से, या फिर हम कहें एंजाइम से, एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है। कोएंजाइम को अगर देखें तो ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये जो है जरूरत पड़ने पे बाइंड होता है, बाइंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। अभी मेटल आयन, मेटल आयन जो होता है कई सारे एंजाइम में मेटल आयन की जरूरत होती है, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ता है। कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, ये इनऑर्गेनिक होता है। कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा, जरूरत पड़ने पे जुड़ता है ये भी। तो हमें याद रखना है प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइडली पैक्ड टाइडली बाइंड होता है एंजाइम के साथ, हमेशा एक्टिव करने के लिए उसको जुड़ा रहेगा। कोएंजाइम जो होता है वो भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट के टाइम पे ही एंजाइम से जुड़ता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। मेटल आयन जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर जुड़ते हैं, पर वो इनऑर्गेनिक होते हैं, जरूरत पड़ने पर जुड़ेंगे लेकिन वो इनऑर्गेनिक होते हैं और कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा करते हैं। तो इस तरह से ये एंजाइम्स कंप्लीट हुआ। कोफैक्टर्स में हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन दिया हुआ है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप में एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे हीम। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज पार्ट ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम। तो हीम क्या है, जैसे कि हीमोग्लोबिन में अब जो हीम होता है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप था।
peroxidase और catalase के लिए। तो यहाँ पे एंजाइम के नाम याद रख लेने। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड distinguished from the cofactor tightly bound to the apoenzyme। tightly bound to the apoenzyme मतलब apoenzyme से बंधा रहेगा। एग्जाम्पल में peroxidase एंड catalase। peroxidase और catalase जो है which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide। peroxidase और catalase जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ते हैं पानी और ऑक्सीजन में। पेरोक्सिसोम में ये एंजाइम मिलते हैं जनरली, जो पेरोक्सिसोम हम पढ़ते हैं, सेल में पढ़ा था, तो पेरोक्सिसोम में मिलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ेंगे पानी में और ऑक्सीजन में। अब दूसरा, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। हीम जो है इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है। यहाँ पे हीम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हमें समझ आया, जो कि ऑर्गेनिक होता है, टाइटली पैक्ड होता है। अब पेरोक्सीडेज और कैटलेज एंजाइम से जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ेंगे वाटर में और ऑक्सीजन में, उसमें हीम जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। अब कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम में हम एग्जाम्पल में नियासिन याद रखेंगे। नियासिन क्या था? विटामिन है। कोएंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोएंजाइम भी कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे ही जोड़ते हैं एपोएंजाइम के साथ। ट्रांजिएंट स्टेज में जरूरत पड़ने पे ही जोड़ेंगे। कोफैक्टर्स जो है, furthermore coenzyme serves as the cofactor in number different enzymes catalyze the reaction। केमिकल कंपोनेंट जैसे ही कोएंजाइम में विटामिन्स आ सकती हैं। कोएंजाइम में विटामिन्स जैसे कि कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी हमने पढ़ा, एनएडी और एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इनके पास नियासिन नाम का विटामिन होता है जो कि कोएंजाइम की तरह काम करता है। अब मेटल आयन में कई सारे मेटल आयन की जरूरत पड़ेगी। किसकी तरह से? कोफैक्टर की तरह से। जैसे जिंक है, जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिव करता है, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के लिए कोफैक्टर कौन हो गया? जिंक हो गया। अब यहां से क्या पता चलता है कि एंजाइम से अगर कोफैक्टर को हटा देंगे तो ये जो है रिएक्शन रुक जाएगी, और रिएक्शन रुकने से प्लेज द क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी। अब एंजाइम जो है, कोफैक्टर जो है, बहुत क्रूशियल एक्टिविटी शो करते हैं। क्यों? एंजाइम में से अगर कोफैक्टर हटा लेंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाएगी। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।